हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। किसी भी देश की पॉपुलेशन उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। भारत के केस में हम ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ पर जनसंख्या को लेके एक कंसर्न ही रहा है कि यहाँ लोग ज्यादा हैं। हमने जनसंख्या को भीड़ से एसोसिएट कर रखा है, जैसे हमारी सड़कों पे बहुत भीड़ है, हमारी धार्मिक स्थलों पे बहुत भीड़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत भीड़ है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो जितनी जल्दी कम हो जाए उतना अच्छा है। पर जापान जैसे देशों के लिए पॉपुलेशन का कम होना बहुत बड़ा संकट बन चुका है। बात इतने हद तक पहुंच चुकी है कि उनके सर्वाइवल को लेके टेंशन हो रही है। माना जाता है कि पॉपुलेशन जापान की अगर अभी नहीं बढ़ी तो अगले 695 सालों में जापान का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। हालात इतने बुरे कैसे हो गए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम कंपेयर भी करेंगे कि जापान जिस स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें डेमोग्राफी को लेके इतना बड़ा कंसर्न है, उनकी पॉपुलेशन पिछले 15 साल में घटती चली जा रही है, ये स्थिति इंडिया में क्यों नहीं है। इंडिया में हमारी डेमोग्राफी को लेके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम दोनों सोसाइटीज को कंपेयर भी करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और आज का हमारा टॉपिक यही है कि जापान में पॉपुलेशन को लेके इतना बड़ा संकट क्यों है और इंडिया के लेके हमारा जो कंपैरिजन है जापान के साथ वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल मेंस और यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों में ही इसके सवाल देखने को मिले थे। विश्वास नहीं हो रहा? आइए देखते हैं। देखिए, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और उसमें पूछा था कि किस कंट्री की बर्थ रेट जो है वो कम है। तो ये क्वेश्चन हम वीडियो के अंत में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2024 मेंस में ही क्वेश्चन पूछा गया था GS 1 में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? डेमोग्राफिक विंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? एंड इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन? क्या कंट्रीज या दुनिया इस तरफ जा रही है? तो डेमोग्राफिक विंटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है और फर्टिलिटी रेट को लेके क्या कंसर्न्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप खुद से ही आंसर कर पाएंगे। तो अब टॉपिक पे आते हैं कि जनसंख्या जापान के लिए इतना बड़ा कंसर्न क्यों है। मतलब सर्वाइवल की बात तो समझ में आती है हमें कि उनका सर्वाइवल इस पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर कल को पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी तो जापान अपना सर्वाइवल कैसे इंश्योर करेगा। माना जाता है कि 690 अगर जापान इसी रेट से अपनी पॉपुलेशन में कमी देखते रहा तो अगले 695 सालों में जापान में सिर्फ एक ही टीनेजर रह जाएगा, मतलब बच्चे में सिर्फ एक ही रह जाएगा। और फिर क्या, सर्वाइवल खत्म, सोसाइटी ही खत्म। और अब जापान को नाउ और नेवर वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है कि अभी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी भी ये पॉपुलेशन के कम नंबर्स के कारण जापान बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखता है। जैसे वहां पर 350 के आसपास कंपनीज बंद हो गई क्योंकि उनके पास लेबर ही नहीं है, लोग ही नहीं है काम करने के लिए। लेबर के शॉर्टेज के कारण उन्होंने बैंकरप्सी देखी। तो इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है जब पॉपुलेशन श्रिंक होती है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन लेबर फोर्स का काम करती है, वर्क फोर्स का काम करती है और नेटिव पॉपुलेशन चीप वर्क फोर्स बनाती है। तो इस वजह से अगर पॉपुलेशन नहीं है तो कंपनीज में काम करने के लिए लोग नहीं है और यहाँ से इकोनॉमी को अफेक्ट होने लग जाता है। कितना ही ऑटोमेशन कर लेंगे आपको लोग तो चाहिए होंगे मशीन्स को भी ऑपरेट करने के लिए। तो इकोनॉमी के लिए एक कंसर्न है। उसके अलावा स्टेट पर भी बहुत बर्डन आता है, उस कंट्री पे बहुत बर्डन आता है सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन स्कीम्स या फिर जो एजिंग पॉपुलेशन है उनका ध्यान रखने के लिए जो भी प्रोविजंस बनाते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी का भी कंसर्न आने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यंग पॉपुलेशन कम है तो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग कम है और एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े लोग ज्यादा है जिसकी वजह से पेंशन विड्रॉल बहुत ज्यादा होता है। तो सोशल सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये तो कुछ हमने जनरल कॉन्सिक्वेंस देख लिए कि पॉपुलेशन घटती है तो क्या दिक्कतें आती हैं। अब जापान के केस में पॉपुलेशन घट क्यों रही है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी और अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अब समा बंधने वाला है। आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहता है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आए। अब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये एक जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन है, आप अपनी एनसीईआरटी में भी इसे देख पाएंगे। 3 फैक्टर्स है बेसिकली जिन पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है। सबसे पहला है बर्थ रेट।
वहां पर कितने लोग, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। फिर आता है डेथ रेट, कितने लोगों की मौत हो रही है। और फिर आता है इमिग्रेशन या एमिग्रेशन, कितने लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं या कितने लोग दूसरी कंट्री से इस कंट्री आ रहे हैं। तो इन फैक्टर्स पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, अगर इमिग्रेंट्स ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, मतलब सॉरी इमिग्रेंट्स ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, इमिग्रेंट्स ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से पॉपुलेशन डिसाइड होती है, इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है या श्रिंक होती है। अब जापान की बात कर लेते हैं कि वहां पे ये फैक्टर्स कैसे हैं। तो वहां पर इस साल 7 लाख बच्चों का जन्म हुआ है। 7 लाख बच्चों का जन्म हुआ है तो ये नंबर काफी कम है और पिछले साल के कंपैरिजन में ये 5% कम है। तो फिर से पॉपुलेशन श्रिंकिंग के चांसेस आपको दिख रहे हैं। तो बर्थ रेट एक कंसर्न है। अब यहाँ पर लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, उसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो फर्टिलिटी रेट कम है, जो शादीशुदा लोग हैं वो बच्चे कम कर रहे हैं, इसका रीजन हम आगे पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है जो लोग हैं वो शादी ही नहीं कर रहे, नंबर ऑफ मैरिजेस भी कम हो रही हैं। दो कंसर्न्स है बर्थ रेट कम होने के। सबसे पहले तो जो शादीशुदा लोग हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, वहां की फर्टिलिटी रेट 1.2 है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है वो रेट जिससे वो नंबर जिसमें ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चों को जन्म देगी। तो यूजुअली फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होता है। अब ये रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि अगर जितनी पॉपुलेशन है उसको ही मेंटेन करना है तो हर महिला को 2-2 बच्चे करने होंगे। ये रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है। यूजुअली आप रिप्लेस करते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ जो है उनका रिप्लेसमेंट बच्चे होंगे। तो एक महिला अगर 2 बच्चे पैदा करती है तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ का रिप्लेसमेंट क्रिएट करती है और इससे पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी रहती है। रिप्लेसमेंट रेट अब 2.1 क्यों है, 2.0 क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही जीवित रहें, उनमें से कुछ मोर्टेलिटी के भी शिकार हो जाएंगे। तो इस वजह से मोर्टेलिटी फैक्टर इन करने के लिए इसका नंबर 2.1 रखा है, 2.0 नहीं रखा है। आशा करती हूँ कि आपको रिप्लेसमेंट रेट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम फर्टिलिटी रेट जापान की। अब जापान में आप देखेंगे तो ये रिप्लेसमेंट रेट से कम है, 1.2 है। तो जापान की पॉपुलेशन के लिए ये कंसर्न है। दूसरा है नंबर ऑफ मैरिजेस भी जापान में कम हो रही है, जापान में शादियां भी कम हो रही हैं, वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। लोग जो हैं वो शादी कम करना प्रेफर कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा थोड़ा और आगे तक। डेथ रेट की बात कर लेते हैं। जापान में डेथ रेट भी ज्यादा है, जापान में 1.62 मिलियन लोगों की डेथ हुई है रिसेंट में ही। अब ये डेथ रेट ज्यादा क्यों है? अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि बर्थ रेट में 7 लाख के आसपास बच्चे पैदा हुए हैं और डेथ रेट में आप देखेंगे तो 16 लाख के आसपास लोगों की डेथ हुई है, मतलब कि डेथ रेट डबल है। मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उससे डबल लोग मर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन श्रिंक होगी ही। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान का जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है उसमें 30% लोग बूढ़े हैं, एजिंग पॉपुलेशन है, और इस वजह से डेथ रेट्स वहां पर हायर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की। इमिग्रेशन के लेके जापान ने थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखी थी शुरू से। वहां पे इमिग्रेंट्स हैं पर शुरुआत उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी से रही थी, इस वजह से यहाँ पर इतना सिग्निफिकेंट नंबर इमिग्रेंट्स का नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है और इमिग्रेशन भी थोड़ा सा टाइट कर रखा है। अभी इन्होंने ईज कर दिया है क्योंकि पॉपुलेशन एक कंसर्न है उनके लिए, पर पहले स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, इस वजह से जापान ने पॉपुलेशन श्रिंक देखा। अब बात करते हैं इन फैक्टर्स पे कि यहाँ की मैरिजेस जो हैं उनके नंबर कम क्यों हैं या फिर शादीशुदा लोग भी कम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा जापान के कल्चर में। जापान के कल्चर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ मैरिजेस और फर्टिलिटी रेट कम है। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। पर उसके पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट। थोड़ा सा ब्रेक आएगा तो आप एक ब्रीदर ले लीजिए, आप भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि क्यों कम है, जापान के कल्चर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारी बहुत सारी जनरल स्टडीज की बैचेस हैं जो ऑनगोइंग है, जैसे प्रारंभ बैच है, आगाज बैच है, आरंभ बैच है और इग्नाइट बैच है। इन बैचेस के टारगेट ईयर आप देखिए, ये 2026 के लिए तैयारी करा रहे हैं, ये 2027 के लिए तैयारी करा रहे हैं, और इनमें अंतर भी भाषा का भी है। जैसे इग्नाइट में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा,
प्रारंभ में आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हिंदी मीडियम के लिए है ये बैच। आगाज और आरंभ में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, पर इनके टारगेट ईयर अलग हैं। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप आरंभ में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप आगाज बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस एनरोलमेंट के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। MM05 मेरा कोड है। एक और इंटरेस्टिंग इवेंट है जो आज ही होने वाला है, शाम 7 बजे से 9 बजे। ये इवेंट बेसिकली IIT JEE नीट और फाउंडेशन कैटेगरीज के लिए है, पर अगर आप उस टाइम पे ब्रेक ले रहे हैं तो आप इस इवेंट में जरूर आएं और इसे देखें। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, सुनील ग्रोवर। तो ऐसे सेलिब्रिटीज से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। तो आरंभ में आप देख सकते हैं आरंभ को 1 मार्च को 7 से 9 बजे। अब हम आते हैं फिर से हमारे टॉपिक पे, जिसमें हम रीजंस डिस्कस कर रहे थे कि जापान के कल्चर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं या शादियां नहीं कर रहे हैं। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि जापान में भी ट्रेडिशनल रोल्स पे बहुत फोकस किया जाता है। ट्रेडिशनल रोल्स मतलब कि हस्बैंड जो है वो ब्रेड विनर का काम करेंगे, मतलब कि वो प्रोवाइड करेंगे फैमिली के लिए, वो कमा कर लाएंगे और फैमिली को सपोर्ट करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इरेगुलर जॉब्स में हैं, जिनके पास स्टेडी पेचेक नहीं है, समय से सैलरी नहीं आती, तो वो लोग खुद से ही शादी नहीं कर रहे हैं, खुद को इनएलिजिबल मान रहे हैं, तो इस वजह से नंबर ऑफ मैरिजेस कम है। सिमिलरली विमेन का भी ट्रेडिशनल रोल जो है वो होम मेकर का है। तो अब विमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, तो विमेन भी जॉब्स में है, तो इस वजह से शादी के जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उन्हें निभाने में दिक्कत आ रही है एंड दे आर अवॉइडिंग मैरिजेस या फिर लेट मैरिजेस हो रही है। अब लेट मैरिज होगी तो क्या होगा, कुछ ही टाइम तक आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कम हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल रोल या ब्रेडविनर एक्सपेक्टेशन एक रीजन है। दूसरा रीजन है हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन। ये तो भारत में भी है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, बच्चों के लिए जो जरूरत का सामान आता है वो बहुत महंगा हो गया है, तो वो भी एक कंसर्न है। बच्चे पालना बहुत महंगा हो चुका है। तीसरा कंसर्न है डिमांडिंग वर्क कल्चर। जापान में हमेशा से देखा गया है कि ओवरवर्किंग पॉपुलेशन ही रही है, वर्कोहॉलिक लोग रहे हैं। इनफैक्ट इनकी जापानीज लैंग्वेज में एक शब्द भी है करोशी, जिसका मतलब होता है कि आपकी डेथ हो चुकी है बिकॉज आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, ओवरवर्क से डेथ हो जाना। तो डिमांडिंग वर्क कल्चर है जापान का, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता है। लोग काम में इतने डूबे रहते हैं कि बच्चों पे, फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो अवॉइड करते हैं शादी करना या बच्चे पैदा करना। और एल्डर केयर का जो रोल है, जिसमें अभी रिसेंटली देखा गया है कि विमेन अपने पेरेंट्स की केयर करने पे ज्यादा फोकस कर रही हैं और हस्बैंड के पेरेंट्स की केयर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम दिस रोल। तो ये भी एक कंसर्न है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जिसके कारण फर्टिलिटी रेट और नंबर ऑफ मैरिजेस कम देखने को मिली है। जापान को भी ये बात पता है, तो इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं और जापान ने बहुत सारी चीजें की भी हैं इन चीजों को सुधारने के लिए। जैसे कि जापान ने स्टेट रन डेटिंग ऐप भी लेकर आए, मतलब कि एक ऐसा ऐप जिससे आप डेट कर सकते हैं, डेट करके शादी कर सकते हैं, और ये स्टेट चलाता है। हमारे यहाँ पर भी डेटिंग एप्स हैं पर वो प्राइवेटली ओन्ड है। तो जापान ने स्टेट रन डेटिंग ऐप है विच इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मूव, और इससे आपको पता चलेगा कि जापान के लिए पॉपुलेशन कितना बड़ा कंसर्न बन गया है। चाइल्ड केयर पॉलिसी पैकेज भी है जिसमें वो इंसेंटिवाइज करते हैं कि आपका अगर बच्चा होता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे होम लोन में एक्स्ट्रा सब्सिडीज मिल जाती है, हाउसिंग सब्सिडीज मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान रखी हुई हैं जापान ने, ताकि वो इंसेंटिवाइज कर सकें कि लोग और बच्चे पैदा करें। 4 डेज का वर्क वीक कर दिया, जैसे मैंने बोला कि ओवरवर्क का कल्चर है जापान का, तो इन्होंने वर्क वीक के भी दिन कम कर दिए हैं ताकि लोग घर और फैमिली बैलेंस कर पाएं, फैमिली और वर्क बैलेंस कर पाएं। और इसमें एक्स्ट्रा प्रोविजन भी दे रखे हैं, जैसे स्टेट एम्प्लॉयज जो हैं वो 2 घंटे पहले जा सकते हैं घर, अगर उनके घर पे छोटे बच्चे हैं तो 2 आवर अर्ली लीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जापान ने इंश्योर कर रखी हैं जस्ट बिकॉज उनकी पॉपुलेशन के नंबर्स कम हो रहे हैं। इसके अलावा ये तो नेटिव पॉपुलेशन बढ़ाने के मेजर हो गए, उसके बाद इन्होंने वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी ईज आउट कर दिए हैं ताकि लोग आए यहाँ पर और वर्कफोर्स और लेबर का जो शॉर्टेज है उसे फुलफिल करें।
तो ये सारे मेजर्स हैं जो जापान ने करे। ये जो डेटिंग ऐप वाला मेजर है उसको लेके इलॉन मस्क ने भी जापान को अप्रिशिएट किया था कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मूव है और ये चाहिए ही चाहिए अभी के टाइम पे। अब बात करते हैं हम ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और यहाँ से आपको यूपीएससी का आंसर भी मिल जाएगा जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। ग्लोबल ट्रेंड्स ये हैं कि समस्या तो है डेमोग्राफी को लेके, जैसे साउथ कोरिया की भी फर्टिलिटी रेट कम है जो कि एक कंसर्न है, फ्रांस में भी बर्थ रेट जो है वो कम है, अगेन एक कंसर्न है, और चाइना में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये देश हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं बर्थ रेट को लेके, डेमोग्राफी को लेके। अब जो कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफी विंटर का वो डिस्कस करते हैं। डेमोग्राफी विंटर का मतलब है कि पॉपुलेशन का नंबर कम होना। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट कम है, एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसको डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं, मतलब बहुत लंबे समय से पॉपुलेशन का नंबर कम हो रहा है। अब इंडिया से हम कंपेयर कर लेते हैं कि इंडिया में क्या डेमोग्राफी को लेके डेटा है और हमें ये चिंता करने वाली बात है या नहीं है। तो इंडिया की डेमोग्राफी को लेके मैंने 3 फैक्टर्स निकाल रखे हैं। सबसे पहले फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब एक एवरेज वुमेन को कितने बच्चे पैदा होंगे ऑन एन एवरेज, मतलब एक वुमेन को उसके लाइफ स्पैन में कितने बच्चे पैदा होंगे। तो जापान में ये 1.2 है, इंडिया के केस में ये 1.9 है। तो हमारी फर्टिलिटी रेट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये रिप्लेसमेंट रेट से कम तो है, पर ये नंबर इतना भी कम नहीं है। जापान का देखिए कितना कम है और इंडिया का ठीक है। फिर एजिंग पॉपुलेशन की बात करें तो करंटली 30% एजिंग पॉपुलेशन है जापान में, इंडिया में ये नंबर 10% है, और ऐसा एंटिसिपेटेड है कि 2050 तक ये नंबर 20% हो जाएगा। तो हमने भी एजिंग पॉपुलेशन को लेकर तैयारी करना शुरू कर दिया है। कैसी तैयारी? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया है कि एजिंग पॉपुलेशन को कंड्यूसिव हो, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हम ऐसी बना रहे हैं कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन जो है वो अच्छे से जी पाए। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। मीडियन एज, अब मीडियन एज जो है वो ऐसा होता है कि ये एक नंबर है जिसमें आधी पॉपुलेशन इस एज से कम है और आधी पॉपुलेशन इस एज से ज्यादा है। तो इंडिया के केस में ये नंबर है 28 ईयर्स। देखिए यंग पॉपुलेशन है हमारी, आधी पॉपुलेशन 28 ईयर्स से छोटी है, आधी पॉपुलेशन 28 ईयर्स से बड़ी है। जापान में देखिए ये नंबर 49 ईयर्स, 49 ईयर्स आधी पॉपुलेशन छोटी है, 49 ईयर्स आधी पॉपुलेशन बड़ी है। तो ये जो है ये आपको समझ में आएगा कि इंडिया अभी जापान जैसी हालत में नहीं है और हम डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर रहे हैं। डेमोग्राफी से हमारा जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि हमारे पास लेबर अवेलेबल है और उससे बेनिफिट मिलता है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये कंपैरिजन है इंडिया के केस में, जिसमें आप देखेंगे तो हमारे पैरामीटर्स काफी बेटर हैं व्हेन इट कम्स टू जापान। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। पर मैंने आपको बोला था कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी का शायद इशू है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और कंट्रीज के नाम क्या है? इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज हैं। Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? किनमें लो बर्थ रेट है या एजिंग पॉपुलेशन है या इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है? कंट्रीज के नाम सुन लीजिए, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, सेकेंड ऑप्शन है 1, 3 एंड 5, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड 4 और फोर्थ ऑप्शन है 3 एंड 5। अब इसमें से सही जवाब क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के वीडियो से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सही आंसर होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए और आपके जो भी विचार हैं वो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।